नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ मैं याशु गांधी। और आज की हमारी चर्चा का विषय है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग आधुनिक विज्ञान की दुनिया की एक ऐसी टेक्निक या तकनीक है जिसके माध्यम से किसी भी जीव के या कह सकते हैं जीवित संरचना के जीन्स में यानी जो डीएनए है उसमें बदलाव किया जा सके। बदलाव ऐसा जो पीढ़ियों तक अपना प्रभाव परिलक्षित करे और कभी कभी सिर्फ उस पीढ़ी तक। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप चाहें कि आपकी आने वाली संतान सचिन तेंदुलकर की तरह बहुत अच्छी खिलाड़ी बने या स्वर कोकिला की तरह उसकी संगीत में महारत हो या फिर बहुत अच्छी धावक बने या आपके पास किसी बहुत अच्छी नस्ल का पशु है तो आगे उसकी नस्ल भी वैसी ही मिले, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग। और इसी विषय को विस्तार से समझने के लिए अगले आधे घंटे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारा एक विशेष पैनल, विशेषज्ञ मौजूद है। आइए आपका भी हम तारुफ करवाते हैं अपने विशेषज्ञों से। दिल्ली स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यज्योति चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज प्रसाद। साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए इस विषय की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले दिव्यज्योति सर, मैं आपसे जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बहुत ही सरल शब्दों में अगर समझें कि जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग है क्या, वो समझाइए सर सबसे पहले तो। हाँ जी, जीनोम एडिटिंग को आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा एक, जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और एक वर्ड फाइल को लेकर काम कर रहे हैं और उसमें हमने एक चिट्ठी टाइप कर दिया और वो चिट्ठी की जो टाइप किया है उसमें कहीं पे भी हमने कोई गलतियाँ किया, जैसे ए की जगह पे हमने टी डाल दिया, तो हम उसको करेक्ट कैसे करते हैं, हम वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाते हैं, उसको बैक बटन डिलीट बटन दबाते हैं, नया वाला उसमें लेटर जो है वो डाल देते हैं और उसको सेव करते हैं। ये सेम चीज़ जब हम सेल्स में कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो कोश में अगर करें तो वहाँ पे वो वर्ड फाइल जो है वो डीएनए होता है, उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। तो वो अल्फ़ाबेट प्रधान 4 तरीके के होते हैं, A, T, G और C। तो ये A, T, G और C जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर कहीं पे कोई गलती है तो हम ये CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, वो जीनोम एडिटिंग का एक हिस्सा है, उसको हम वो करेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने वर्ड प्रोसेसर में करेक्ट किया। यानी कि वहाँ पे जाके वो डीएनए में वो चेंज करके फिर वो डीएनए दोबारा एक नया डीएनए बन के हम वो जो भी म्यूटेशन है यानी कि जो डीएनए में गलतियां है उसको सुधार करके हम उसमें एक नया पीस डाल सकते हैं डीएनए का। तो ये जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को बहुत सरल शब्द में अगर हमें बोलना जाए तो वाकई आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया। अच्छा, ये जो प्रोसीजर आपने बताया, ये प्रोसीजर हम जीव जंतुओं में और मानवों में भी करते हैं। हाँ जी। अगर हम बात पेड़ पौधों की करते हैं सर, तो उस स्थिति में भी जैसा कि हम अभी प्रारंभ में कार्यक्रम की बोल रहे थे कि जो जीवित संरचना है तो उसमें भी होता है क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जी जी उसमें ATGC जैसे दिव्यज्योति ने बोला दोनों में है, एनिमल में भी है, प्लांट में भी है। तो अगर हमको कुछ जो बुरा जो कुछ भी है लेटर, अगर वो हम देखते हैं जी कि उसको अगर हम सुधार करते हो, चेंज कर देते हैं तो उससे उसको फ़ायदा होता है। तो प्लांट में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे एनिमल में करते हैं, सेम टेक्निक है। और कोई भी लेटर जो अच्छा नहीं है उसको हम एडिट कर सकते हैं थ्रू दिस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी CRISPR-Cas। बिल्कुल। अच्छा, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, स्याह भी होता है, सफ़ेद भी होता है। सबसे पहले हम इसके ब्राइट साइड की अगर बात करें, विशेष तौर पे अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो कितना ज़्यादा इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना ज़्यादा ये क्रांतिकारी है, कितना बदलाव लेकर आएगा ये तो बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। इसलिए जिस लास्ट यानी 9-10 साल में जब से ये शुरू हुआ है, ऐसे ऐसे चीज़ें हम अभी कर पा रहे हैं जो आज से 20-30 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, पर्टिकुलरली ये फील्ड में। जैसे चिकित्सा के अगर हम बोले तो बहुत सारे ऐसे हमारा रोग होते हैं जिसमें जीन घटित होते हैं, यानी कि जीन में कोई बदलाव आने की वजह से वो रोग हुआ है। जैसे आपको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, थैलेसेमिया हो सकता है, प्रोजेरिया हो सकता है, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स है।
तो उसमें ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से अभी जो विज्ञानी है कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको बदलाव करके जो नॉर्मल है उसमें कन्वर्ट कर दे। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ें ठीक करने की वजह से ये चिकित्सा में जा सकता है, पेशेंट में जा सकते हैं। और यही पद्धति अगर हम पेड़ पौधों के संदर्भ में करें, क्योंकि प्रकृति है तो मनुष्य है, Exactly. तो अगर उस संदर्भ में करें तो ये कितना ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा? अब जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो टोमेटो है, जो हम टोमेटो खाते हैं, तो वो जो वाइल्ड टोमेटो होते हैं जिसमें उसका साइज छोटे होते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट इन पर प्लांट जो बहुत कम होते हैं, बाकी जो वाइल्ड टोमेटो है उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें है, जैसे उसमें रोग नहीं लगता है, बाकी उसमें ईल्ड नहीं होता है, ईल्ड कम होता है, साइज छोटा है। तो अभी इस टेक्निक के द्वारा वैज्ञानिकों ने क्या किया है, थ्रू जीनोम एडिटिंग उसका फ्रूट साइज बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ फ्रूट पर प्लांट बढ़ा दिया है, मतलब इससे ईल्ड बढ़ गया है। इसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको बढ़ा दिया, जैसे लाइकोपिन कंटेंट बढ़ा दिया, इसमें कैरोटीनॉइड बढ़ा दिया गया है, ठीक है, और विटामिन सी बढ़ा दिया गया है। तो सारे वाइल्ड का जो है जीन है उसमें तो है ही है, जो इंजीनियर्ड प्लांट है टोमेटो, जो सुपर टोमेटो क्या कहा जा रहा है अभी, तो उसमें वाइल्ड का तो है ही है, सारे जितने गुण हैं। उसके साथ साथ थ्रू जीनोम एडिटिंग के टेक्नोलॉजी के द्वारा उसका फ्रूट साइज, फ्रूट नंबर, कैरोटीनॉइड, लाइकोपिन, विटामिन सी कंटेंट जो है, जो न्यूट्रिशनल पैरामीटर सबको बढ़ा दिया गया है। तो ये एक हम एग्जांपल दिए टोमेटो के लिए। इसी तरह राइस में भी जो डिजीज़ होता है बैक्टीरियल ब्लाइट, उसको भी थ्रू जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा वैज्ञानिकों ने जो है और उसका बैक्टीरियल ब्लाइट के रेजिस्टेंस जो पौधा है बना दिया है। व्हीट में भी ऐसा है, जैसे पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है उसके अगेंस्ट, मतलब ये सारे जो है साधारण और सरल शब्दों में अगर समझे तो जो उसकी क्वालिटी है, उत्पादन की जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट निकल रहा है, उसमें ये किया गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जब मैं इस विषय को लेकर जब थोड़ा सा अध्ययन कर रही थी तो मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि इसको लेकर भी स्टडी हो रही है कि जो कम पानी जहाँ पर अगर इस्तेमाल होता हो ऐसी फसलों की भी जात की जा रही है, और भी बहुत सारे इसमें लेकर इसमें स्टडी की जा रही है। जैसे हमने बायोटिक स्ट्रेस के बारे में बात किया डिजीज़ के, इसी तरह एबायोटिक स्ट्रेस जैसे ड्राउट हुआ, सैलिनिटी हुआ, हीट हुआ, तो उसमें भी ये सारे जो टेक्निक है ये भी लाभदायक है। तो उसमें भी हम इसी तरह से जो है जीन एडिटिंग के द्वारा जो है फसलों को जो है उस सूखा रहित जगह पे भी हम मतलब अलग अलग क्षेत्र में अभी बहुत से अध्ययन हुए हैं, बहुत से हो रहे हैं, और इसी के साथ कार्यक्रम भी हमारा थोड़ी सी चर्चा हुई है, थोड़ी और होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से विराम के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर से अपने विशेषज्ञों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जीन एडिटिंग की जो प्रभाव है या फिर इसका दुष्प्रभाव है, क्या समझने की, क्या संभलने की जरूरत है, सब विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीन एडिटिंग में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं और किस तरीके से इसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी अपनी भूमिका अदा करती है, जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। डॉक्टर दिव्यज्योति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रिस्पर टेक्निक को विस्तार से और सरल शब्दों में समझाइए सर। अच्छा, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है एक्चुअली इसका ओरिजिन हुआ था बैक्टीरिया में।
तो बैक्टीरिया का एक टाइप का इम्यूनिटी होता है, जैसे हमारा इम्यूनिटी होता है कि हम अगर कोई भी ऐसा माइक्रोब्स के साथ हमारा यानी कि हम एक्सपोज्ड होते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारा एक इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो बैक्टीरिया का भी इस टाइप का एक इम्यूनिटी होता है जो वायरसेस के अगेंस्ट होता है, क्योंकि वायरसेस बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, इस इम्यूनिटी की वजह से उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स है, जिसका मेन जो प्रोटीन है कैस प्रोटीन, जो कैस हम यूज़ भी कर रहे हैं, तो वो कैस प्रोटीन से वो वायरल डीएनए जो है, वायरस का डीएनए उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। तो कुछ बहुत ही संभावनामय साइंटिस्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, सोचा कि ये बैक्टीरिया से लेकर अगर हम ह्यूमन में डालें तो शायद हम कोई भी डीएनए को हम ऐसे करके काट सकते हैं। और ये काटने की अगर काट सकते हैं तो यानी कि हम डीएनए पे टारगेट भी कर सकते हैं। तो उसके अगर हम कुछ इंजीनियर कर सकते हैं वो प्रोटीन के, तो हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि वो जो कैस प्रोटीन है बैक्टीरिया से ओरिजिन हुआ, उससे हम कोई भी टारगेट डीएनए में कोई डिफाइंड चेंज भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे मतलब ह्यूमंस में भी कर रहे हैं, ऐसे प्लांट्स में भी वैसे कर रहे हैं। एग्जैक्टली द सेम व्हाट देबोज्योति हैज एक्सप्लेन्ड, तो सेम टेक्निक है, सेम तरीके से जो है जैसे एनिमल में होता है, प्लांट में भी जो है उसी तरह के तरीके से जो है इसको एडिट किया जाता है। जो अच्छे जीन होते हैं उसको जो है बनाया जाता है, जो बुरा जीन होता है, जो लेटर बुरा होता है, उसको एडिट किया जाता है। अच्छी चीज़ बनाई जा रही है, बुरी चीज़ को हटाया जा रहा है, लेकिन हम इसमें अगर ये सच्चाई को स्वीकारे प्रकृति की कि अच्छाई बुराई दोनों होती है, तो जाहिर सी बात अच्छी सेहत भी है तो बुरी सेहत भी है। तो अगर हम इस तकनीक को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि जब खास तौर से मानव के संदर्भ में बात हो रही थी कि आप मनचाही संतान प्राप्त करके, बहुत साधारण शब्दों में बात करें तो ये प्रकृति से खिलवाड़ तो नहीं है? क्या कानून की इसमें कोई भूमिका है, ये थोड़ा सा बताइए। आपने बहुत बड़ा एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपने बताई, क्योंकि ये आप डीएनए से आप उसमें कुछ बदलाव ला रहे हो, तो अगर डीएनए ब्लूप्रिंट है मानव शरीर की, तो जाहिर सी बात है आप मानव को चेंज कर सकते हो थियोरेटिकली। और ये एक्चुअली अभी थियोरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। पर इसको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए डेफिनेटली रूल्स का ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर ये समझो कि कौन सी जगह पे आप जीनोम एडिटिंग कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका कोई बॉडी का सेल है जिसमें आप जीनोम एडिटिंग कर रहे हो, जो आपके नेक्स्ट पीढ़ी तक नहीं पहुंचे, तो वो आपका एक डिजीज़ करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, ये मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि एक चीज़ हम अभी कार्यक्रम से पहले चर्चा कर रहे थे, तो आपने एक चीज़ समझाई थी कि दो तरीके से ये होती है। अच्छा, वो उनमें भी होती है, अगर हम बात करें पेड़ पौधों की भी और इंसानों में भी, कि दो तरीके से होती है। एक वो कि जो इस पीढ़ी तक रहे सिर्फ जिसमें आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व की, और एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चले। अगर हम अपने पीढ़ी तक सब करें तो ये बहुत ही एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने पहले भी कहा है। क्योंकि अगर किसी के अंदर कोई डिजीज है तो वो डिजीज को हम करेक्ट कर सकते हैं और वो उस पीढ़ी तक रहेगा। पर अगर हम इसको एम्ब्रियो में करें, एम्ब्रियो यानी कि जो नेक्स्ट पीढ़ी को जन्म देते हैं, जो बच्चा बनेगा, तो हम वो नेक्स्ट पीढ़ी तक उसको लेके जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एथिकल क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वो जो करेक्शन हमने किया है उसके अलावा भी और क्या क्या उस एम्ब्रियो में चेंज हो सकता है ना। तो क्योंकि इसका ये रीज़न है क्योंकि जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये कम्प्लीटली फुल प्रूफ नहीं है। इसमें अभी भी बहुत सारे रिसर्च का ज़रूरत है ताकि ये हम बोल सकते हैं हाँ ये सेफ है। यानी रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन के भी चांसेस हैं। इसको हम ऑफ टारगेटिंग बोलते हैं। ऑफ टारगेटिंग मतलब जहाँ पे हम डीएनए में उसको चाहते हैं कि वो करेक्ट करे, उसको छोड़ के भी अगर कोई और जगह पे करे तो वो जैसे ड्रग का कोई ऑफ रिएक्शन, साइड रिएक्शन है, ये जीनोम एडिटिंग का भी एक उस टाइप का एक रिएक्शन है। इसको सरकार के स्तर पर भी इसमें एक वो बना था कि सिर्फ एक कोशिका से रहेगा, आगे पीढ़ी तक जाएगा, उस पर हमारी चर्चा हो रही थी। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी तक ये कुछ स्पेसिफिक हमारे रूल्स रेगुलेशंस जीनोम एडिटिंग पर्सपेक्टिव में अभी तक जहाँ तक मुझे पता है नहीं बना है, पर इसको बनने का बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत जल्दी से चिकित्सा क्षेत्र में जा रहा है। तो तब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे कि हम कहाँ पे करें, कैसे करें और वो कैसे समय सीमा नहीं बल्कि कहना चाहिए कि हमारी जो एक सीमा है वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, चिकित्सा की बात आई तो जैसे कि मान लीजिए कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स को
डायबिटिक है, पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो आगे नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ होती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत बार ऐसा होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ पेड़ पौधों में भी होती है सर, की एक नस्ल में दिक्कत है, तो उसको लेकर भी इस पे काम है कि आगे की पीढ़ी तक वो समस्या ना पहुँचे। जैसे देबोजीती ने बोला जी कि इस टेक्निक का अच्छाई बहुत है जी जी, बाकी इसका नेगेटिव पहलू भी है जो ऑफ टारगेट की बात कर रहा था। तो अभी बहुत शोध जरूरत है इस फील्ड में जो है, ये अभी इन्फेंसी स्टेज में है। अभी हम इस पे जाके यही नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट हमने मार्केट में हमको लाना है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो। अभी इसमें बहुत शोध की ज़रूरत है। और जहाँ तक रेगुलेटरी का सवाल है, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है एक कमेटी बनाई है और उन्होंने इसको रेगुलेशन करने के लिए, जैसे इंस्टीट्यूट बायोसेफ्टी कमेटी होता है, IBSC होता है, उसके बाद जो है GESC होता है, ठीक है। तो उसलिए जो है RCGM होता है, IBSC के बाद RCGM होता है, वो उसके बाद जो है GESC होता है। तो 3 ये स्टेप है, ये वेरी स्ट्रिंजेंट स्टेप है, बोथ प्लांट एंड एनिमल एक्चुअली। सो उसमें जो है ये रेगुलेशन, हमारे देश में कानून जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में। बाकी अगर आप देखेंगे जी कि जो चाइना में है जो US में है, वो रेगुलेटरी जो है उतना पाबंदी नहीं है, मतलब जितना हमारे देश में है और यूरोपियन कंट्रीज़ में है। अच्छा, इंडिया में ज़्यादा है? हाँ, इसका जो रेगुलेशन जो है, मतलब जो ठीक है, जो है जो पैरामीटर्स है रेगुलेशन का, यू हैव फिक्स्ड दैट दीज आर द पैरामीटर्स वेल नोन टू अदर्स एक्चुअली। तो जिसका ज़रूरत है कि बहुत सारा डायलॉग होना चाहिए, जो लॉ मेकर्स है, जो साइंटिस्ट है और जो कॉमन पब्लिक है। क्योंकि क्या होता है कि उनको भी काफ़ी सारे टाइम पे कुछ गलत फहमियाँ होता है कि जीनोम एडिटिंग के माध्यम से ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कुछ डिज़ाइनर बेबी जैसे डिज़ाइनर बेबी सामने आए थे, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये शायद बहुत सही शब्द नहीं होगा इस्तेमाल करने क्योंकि के लिए। डिजाइनर जब हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हम उसमें उसमें कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग में आता है, हम उसका कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बाल का रंग चेंज कर सकते हैं। पर एक्चुअली देखा जाए तो ये सब थियोरेटिकली कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली इसको करने में काफी मुश्किल है। पर जो हम कर सकते हैं, यानी कि एक बच्चा जिसका कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो उसका प्रायोरिटी तो बहुत ज्यादा है ना इस चीज में। तो अगर दोनों को एक ही ब्लैंकेट रूल में लाए तो हम यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डायलॉग का ज़रूरत है। तो उसमें कुछ हमें जीनोम एडिटिंग का लेके वी नीड सम क्लियर गाइडलाइंस, क्योंकि जीनोम एडिटिंग इतना नया है, उसके बारे में हम लोगों ने शायद इतना सोचा भी नहीं है कि इसको कैसे हम अप्लाई करें। बिल्कुल, यानी कानून की भूमिका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और सीमा को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हमारे लिए कार्यक्रम में कुछ सीमाएं हैं समय की, तो ये बहुत अच्छी चर्चा हमारी यूं ही चलती रहेगी जीनोम एडिटिंग को लेकर। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से विराम के लिए। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जीन एडिटिंग हमारे आज के इस विषय में, इस खास कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्या होती है जीन एडिटिंग, किस तरीके से ये एप्लीकेबल होती है पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में और हम इंसानों में, इसके बारे में हम अपने विशेषज्ञों से, स्टूडियो में जो पैनल मौजूद है उनसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। और डॉक्टर मनोज, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि जब मनुष्य की, जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो बिंदु पीछे सरक जाता है। लेकिन
जब हम इंसानों के संदर्भ में बात करते हैं, डिज़ाइनर बेबी की अभी बात हो रही थी, जीव जंतुओं की नस्लों की बात होती है, पेड़ पौधों के संदर्भ में भी सजगता को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर ये जैसे ये ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही थी, क्या इसमें भी ऐसा होता है पेड़ पौधों को लेकर? या बिल्कुल सही आपने बोला। तो पेड़ पौधों में जो है स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी जो है ये स्टेप्स और होनी चाहिए, और इसके बारे में जो है क्लियर गाइडलाइंस और वर्कफ्लो होनी चाहिए, सो दैट जो है साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक जो है इसको फॉलो करे और उनके लिए इजी हो। समाज को भी जो है फ़ायदा है कि उसके बारे में पता चलता है व्हाट इज़ द नेगेटिविटी और व्हाट इज़ द पॉजिटिविटी अबाउट दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन एडिटिंग द्वारा जो हमने पौधे जो विकसित किया है उसके बारे में। अगर हम पर्यावरण की बात करें, जलवायु की बात करें, तो उसके लिहाज से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में या उस देश में एनवायरमेंटल एक कह सकते हैं कि किस तरीके से उस नई संरचना काम करेगी, कितना पुष्पित, पल्लवित, विकसित होगा वो पौधा। यस और इस संदर्भ में मैं एक भी बोलना चाहता हूँ कि जो है एक पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए जी, कि जो है जो चीज़ अच्छे के लिए हो रही है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और चाहे वो पौधे हो चाहे वो एनिमल हो। और इसी के साथ अगर मैं एक बहुत आम सा सरल सा एक सवाल आपसे पूछूं कि एक बहुत आम इंसान हूं, आज की तिथि में मैं चाहती हूं कि मैं एक ऐसा बेबी प्रोड्यूस करूं कि जिसकी ऐसी आंखें हों, ऐसे बाल हों, ये क्वालिटी हो, और मैं डॉक्टर से संपर्क करती हूं, तो आज की तिथि में ये अभी कितना संभव है भारत में, और किस तरीके की इसकी विशेषज्ञता की वो होती है? बहुत संक्षेप में इसको बताइए। ये बहुत आपने सरल, एकदम ही सरल नहीं है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक प्रश्न आपने पूछा है। देखिए थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, क्योंकि थियोरेटिकली हम डीएनए में कोई बदलाव ला रहे, उसके लिए टेक्नोलॉजी रेडी है, भारतीय वैज्ञानिकों के पास भी ये टेक्नोलॉजी रेडी है, पर इसको कैसे हम यूज़ करें उसके लिए काफ़ी इस पर शोध चाहिए और उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए। हम किसी भी तरीके से इसको नहीं यूज़ कर सकते, उसका नतीजा कुछ और होगा। एक तो ये है। दूसरा चीज़ है कि एज अ डॉक्टर और एज अ साइंटिस्ट हमें कुछ एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे। जैसे हम अगर कोई डिज़ाइनर बेबी हमारा प्रायोरिटी रहा तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो गलत है, इथिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की हम बात करते हैं तो हमारे बहुत ये सब चीजें वो आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं हमारे भारत में, बहुत सारे बच्चों को ऐसे बीमारियां हैं जिसको पहले ठीक करना चाहिए। और बिसाइड्स डिजाइनर बेबी उसी के लिए संभव होगा जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी चीप प्रोसेस। इसको मतलब इट्स नॉट अ इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, इसमें काफ़ी पैसा भी जाता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ को ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना है। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली रेडी है, पर टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसको लेके उसको कर सकते, उसके लिए काफ़ी उस विषय में उसको एक्सपर्टीज़ रहना होगा। बिल्कुल, यानी जाहिर सी बात है विज्ञान ने एक सुविधाजनक तरीके से समस्या के समाधान की कोई चीज़ निकाली है तो उसको लग्जरियस फॉर्म में ना यूज़ करके उसको उसके लिए यूज़ करें, चाहे वो पेड़ पौधे के संदर्भ की बात हो और चाहे वो हम इंसानों के संदर्भ की बात हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीन एडिटिंग में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें हमारी जो सीमा है वो क्या होगी। बहुत जटिल विषय कहूँगी, जाहिर सी बात है जटिल विषय है, डीएनए की बात है, पहचान की बात है पेड़ पौधों की, इंसान की। सो बहुत अच्छे ढंग से आप दोनों ने समझा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज, डॉक्टर देवज्योति। थैंक यू। बिल्कुल, और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको जीन एडिटिंग जैसे जटिलतम विषय को जानने और समझने की पूरी तरीके से आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इसके पीछे की विज्ञान की लाभ और हानि है। इससे जुड़े नीतिगत और नैतिक पहलुओं को भी हमने चर्चा करने की पूरी तरीके से कोशिश की। इसी के साथ आप अपनी राय, अपने सुझाव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमसे ज़रूर साझा करें नीचे लिखे पते पर। और कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। याशु को दीजिए अनुमति, और चलते चलते विषय को सारगर्भित तरीके से अगर कहा जाए तो सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वैचारिकता की मौलिकता लिया हुआ विज्ञान तभी सफल होगा जब उसमें व्यवहारिकता का भी तालमेल होगा।